नमस्कार, जोहार, वेरी गुड इवनिंग। और इस बीच जिस वक्त हम लाइव जुड़े हैं, तमाम एग्जिट पोल के ट्रेंड लगभग सामने आ चुके हैं। मिक्स रिएक्शंस है। कोई एनडीए की सरकार बना रहा है, कोई महागठबंधन की सरकार बना रहा है, लेकिन इन सब के बीच नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने दावा कर दिया है। दावा ये कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, गारंटी के साथ। और गारंटी ये कि झारखंड में अब की बार बीजेपी की सरकार। सीधे बात करते हैं, मुद्दे पर आते हैं। अमर बाबू जी, आपके दावे में कितना दम है इस झारखंड की जनता के निर्णय पर, जो उन्होंने 2 फेज के चुनाव में अभी कुछ देर पहले अपना निर्णय बंद कर दिया है ईवीएम में। आदरणीय मोदी जी ने ये गारंटी दी कि इस बार झारखंड में इस भ्रष्टाचारी सरकार को, इस निकम्मी सरकार को, माटी बेटी रोटी की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार को जनता जनार्दन उखाड़ फेंकेगी। और भारतीय जनता पार्टी इस जनमानस के असंतोष को नेतृत्व देने के लिए पूरी मजबूती के साथ झारखंड के अंदर विधानसभा के आम चुनाव 2024 में अपना प्रदर्शन करेगी। और मुझे आज यह बताते हुए बड़े ही खुशी होती है कि जो भी सर्वे जो भी दावे करे, लेकिन जनता ने दावा कर दिया है कि इस बार माटी बेटी रोटी की पुकार झारखंड में भाजपा सरकार, मोदी सरकार। हाँ, निश्चित रूप से मोदी जी हमारे नेतृत्व में है। तो आप लोगों के शपथ ग्रहण में, जैसा मोदी जी को हम सुन रहे थे सारठ में, वो ये कह रहे थे कि एनडीए की सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी, और मैं शपथ ग्रहण में जरूर आऊंगा। न्योता भेजेंगे? न्योता भेजने क्या है, प्रधानमंत्री जी हमारे सबसे बड़े मेहमान है, मैंने सदस्य हैं परिवार के। परिवार के सदस्य को न्योता नहीं भेजा जाता। परिवार के सदस्य आप खुद आते हैं और बाकी लोगों को न्योता भेजा जाता है। शपथ समारोह में प्रधानमंत्री जी रहेंगे। झारखंड की जनता और झारखंड की इस धरती से उनका जो प्रेम है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। यही झारखंड है जिस झारखंड में धरती आबा बिरसा मुंडा जी के नाम पर या उनकी जन्म जयंती पर इस झारखंड को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था 15 नवंबर 2000 को। यही झारखंड का धरती आबा बिरसा मुंडा जी को पावन भूमि है उलिहातू, जो आजादी के 75 साल के बाद, 76 साल के बाद देश का कोई प्रधानमंत्री उलिहातू आता है धरती आबा बिरसा मुंडा जी के नाम पे, तो बहुत लोग राजनीति करते हैं। बहुत लोगों ने अपनी राजनीति को चमकाया है, उनके नाम पे राजनीति आगे बढ़ाया है। और झारखंड में मूलवासी, आदिवासी और नामधारी पार्टियों का तमगा लिया है। लेकिन आज तक किसी पार्टी के किसी प्रधानमंत्री ने आकर के उलिहातू की धरती पर अपना कदम नहीं रखा। प्रधानमंत्री जी सिर्फ न आए नहीं, बल्कि वहां की पावन मिट्टी को अपने माथे से तिलक लगा के 2047 के विकसित भारत का 75वें साल आए थे देश की आजादी के, और 100 साल जब आजादी के होंगे 2047 में, तब उन्होंने एक संकल्प लिया 75वें साल में कि देश 2047 में विकसित भारत बनेगा। और उसके लिए उन्होंने वहां से घोषणा की, उसका अभियान चालू किया। और धरती आबा बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषणा करते हुए 2025 में जब धरती आबा के जन्म जयंती के 150 साल होंगे, तो उसे पूरा वर्ष ही गौरव दिवस के रूप में, जनजातीय गौरव दिवस में मनाने का उन्होंने घोषणा किया। सरकारी मतलब ये जो ऑफिशियल घोषणा है पूरे देश में चलेगा। अब ऐसे लाडले प्रधानमंत्री हैं झारखंड के, भारत के, और झारखंड से उनका सीधा संबंध है। मोदी के दिल में है झारखंड, झारखंड के दिल में है मोदी, तो वो तो आएंगे ही आएंगे और उनके नेतृत्व में झारखंड आगे बढ़ेगा। नहीं, मैंने ये सवाल क्यों पूछा, मैं इसको आगे बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले आपने तिलक, ललाट और तमाम चीजों का जिक्र किया है। आपके चेहरे पर भी मैं देख रहा हूँ एक लाल रंग का टीका है, उसके बीच में पीला रंग का है और ऊपर काले रंग का है। ये क्या कॉम्बिनेशन है? कॉम्बिनेशन कुछ नहीं है। आप वो दैनिक पूजन करते हैं, तो दैनिक पूजन में जो आपका जो भी जो जिससे मानते हैं जिस तरह से, क्योंकि हमारे धर्म ने हमें पूरी पूजा पद्धति की आजादी दी है। हम कोई रेडिकल नहीं है कि बस यहीं पे यहाँ से थोड़ा भी इधर नहीं हो सकते। हमारी पूजन पद्धति में हमारा जो भी जैसे आराध्य जिसको जैसे है, या प्रकट रूप में करो या प्रकट रूप में करो, जैसे भी करना है आप करो। तो अपना एक है वो तो अपना व्यक्तिगत पूजा असर दिखाएगा या पूजा का असर क्या है? पूजा का असर ऐसा है कि पूजा आप अपने लिए करते हैं और मेहनत असर दिखाएगी। निश्चित रूप से धर्म जो है आपको संबल देता है कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेने के लिए। आपको सतमार्ग में चलने के लिए धर्म आपको मार्गदर्शन देता है। धर्म आपको बतलाता है कि क्या सही है क्या गलत है। और मैं गौरवशाली हूँ कि मैं हिंदू पैदा हुआ,
मेरे बाप दादा भी हिंदू थे, मैं भी हिंदू हूँ और मेरे बच्चे भी हिंदू रहे। इसके लिए माटी बेटी रोटी की रक्षा के लिए झारखंड में सरकार बनानी है। चलिए मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा ये कि जैसे हमने प्रधानमंत्री से जुड़ा आपसे सवाल किया, आपने कहा कि वो तो अभिभावक हैं, उनका लगाव है। यही सवाल अभी थोड़ी देर पहले हम कल्पना सोरेन से हमने पूछा कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 23 को एनडीए की सरकार आ रही है और उसके शपथ ग्रहण में वो आएंगे। कल्पना जी का ये कहना था कि बिल्कुल आना चाहिए, फर्क सिर्फ ये होगा कि हेमंत सोरेन की सरकार शपथ ले रही होगी और बकायदा हम उन्हें न्योता भेजेंगे और वो हमें आशीर्वाद देने आए। मैंने तो कहा ना कि वो घर के अभिभावक हैं, उन्होंने कह दिया है। अब कल्पना जी का ऐसा है कि चुनाव खत्म हो गया है, झारखंड ने बंटी पब्लिक की जोड़ी को अच्छे से देखा है और निर्णय भी दे दिया है। मुझे लगता है बंटी पब्लिक का एक ही सीजन चला है, उसका सीक्वल दूसरा नहीं आया है। तो बंटी पब्लिक का सीक्वल एक सीजन जो है वो 2019 से 2024 तक चल गया है, अब दूसरा कोई सीक्वल नहीं आ रहा है। नारा तो उन्होंने दिया है, अब की बार हेमंत दोबारा, एक ही नारा हेमंत दोबारा। नहीं, झारखंड की जनता नहीं चाहती कि भ्रष्टाचार दोबारा है। झारखंड की जनता नहीं चाहती कि हर दिन 5 हत्याएं 5 दुष्कर्म की घटनाएं। झारखंड की जनता नहीं चाहती है कि लाखों युवा सड़कों पर अपने भविष्य को लेकर के चित्कार करें। झारखंड की जनता नहीं चाहती है कि सीजीएल जैसे परीक्षाओं के लीक करके ये सरकार अपनी पीठे थपथपाती रहे और झारखंड के युवा कराहते रहे। ऐसे कई एक विषय लेकर के झारखंड की जनता ने इस बार निर्णय दे दिया है। मैंने कहा कि अभी दावे बहुत करेंगे लोग कि एग्जिट पोल ऐसा है, एग्जिट पोल ऐसा है, हम लोग जीत रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ इसको ऑन रिकॉर्ड लिख कर क्लियर, उनसे हो सकता है साइन करवा लीजिए ये जो दावे कर रहे हैं, क्योंकि 23 तारीख को 11 बजे के बाद उनका सीधा से ये बात प्रारंभ होगा। ईवीएम लीक हो गया। हाँ, आप टीचर भी रहे, लिख दीजिए आप। 23 को हम लोग खोलेंगे इसको उनसे लिखवाइए, उनसे लिखवाइए कि भाई 23 तारीख को 23 नवंबर विपक्ष जो है ईवीएम का रोना नहीं रोएगा, ऐसा उनसे लिखवा लिया। चुनाव आयोग को नहीं कोसेगा, ये गारंटी ले लीजिए। साइन भी करेंगे, ले लीजिए तेजा। अब इसको पैक कर देंगे हम लोग। नहीं, पैक करने से पहले दिखा देते हैं। हाँ। ये देखिए ले लीजिए हमसे। ये नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने बकायदा लिख दिया है, साइन भी किया उन्होंने अपना। लिखा क्या है, पढ़ देते हैं। 23 नवंबर विपक्ष ईवीएम का रोना नहीं रोएगा, चुनाव आयोग को नहीं कोसेगा, ये गारंटी उनसे ले लीजिए। यानी कि अमर बावरी ये कह रहे हैं कि विपक्ष के जो नेता यानी कि जो महागठबंधन के नेता हैं उनसे ये लिखवा लीजिए कि वो ईवीएम और चुनाव आयोग को दोष नहीं देंगे परिणाम पर, जो अभी वो दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार आ रही है। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल लेते हैं, क्योंकि जब हमने उनसे ये पूछा माटी बेटी रोटी, घुसपैठ, भ्रष्टाचार, तमाम इश्यूज को लेकर के बीजेपी रोजगार बीजेपी रेस कर रही है, उनका साफ कहना था मैया सम्मान, सर्वजन पेंशन और इस तरह के दर्जनों स्कीम्स ये ऐसी योजनाएं थी जिसके वजह से मैया का आशीर्वाद, झारखंड की महिलाओं का आशीर्वाद हेमंत सोरेन को मिला है और ये जो आशीर्वाद है वो वोट के रूप में कन्वर्ट हुआ है और यही वजह है कि वो दावा कर रही है अब की बार हेमंत सरकार। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसी वजह से महिलाओं की जो संख्या है इस बार वोटिंग परसेंटेज वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि मैया सम्मान उन्हें मिल रहा है। वो एक डायरेक्ट बेनिफिट को काफी अच्छे तरीके से ले रही है, उनको डायरेक्ट बेनिफिट जो चाहिए था वो उन्हें मिला है। और साथ ही ये भी कहा कि हमारी ही सरकार जो है, जो एक कोरोना जैसे फेज को उन्होंने पार किया, 2 साल ऐसे फेज से गुजरी और कोई भी सरकार, बाकी की जितनी भी सत्ता में सरकार रही है, वो आज तक ऐसे जो पैंडेमिक सिचुएशन से कभी नहीं गुजरी है। हमने इसको फेस करते हुए हम इससे बाहर निकले, मजदूरों के लिए हमने काम किया, रोजगार के लिए कर रहे, तो वो गारंटी दे रही है इन सब चीजों को लेकर। मुंगेरी लाल के हसीन सपने अच्छे लगते हैं, देख लेने दीजिए। सास का पेंशन बंद करके बहू का योजना चालू कर देना, ये कहाँ का न्याय है? सर्वजन पेंशन की बात करते हैं,
वृद्धा, दिव्यांग, विधवा पेंशन 6 महीने से बंद है। और उन पेंशनों को कहाँ बांट दिया? वोट बैंक के लेने के लिए, जनता को ठगने के लिए, महिलाओं को अपने पक्ष में लाने के लिए उन्होंने उसके डाल दिया। तो वो जो पाप लगेगा वो किसको लगेगा? जो बूढ़ा बूढ़ी करा रहा है। तो बंद होने वाले मुद्दे को तो नहीं उठाया जा रहा है फिर? अभी क्या है, अभी कहाँ पेंशन दिया है? अभी 6 महीने आप लोगों को नहीं मालूम है, जनता को मालूम है। नहीं मालूम है। मतलब वो ये कह रही है कि आप लोग उतना प्रमुखता से हम लोग ने प्रमुखता से उठाया है, उसको बताया है, वहाँ पर सभाओं में बताया है, लोगों के जन जागरण कराया है। कहीं न कहीं मैया सम्मान के सामने वो दब जा रहा है। 100% मैया वो मुद्दा ही दब जा रहा है। नहीं, आपको लगता है कि मुद्दा दब जा रहा है, लेकिन जब ईवीएम जब काउंटिंग चालू करेगा ना, अभी तो आप उनके वक्तव्य को दोहरा रहे हैं। अरे भाई, कोई, मैंने कहा ना, जो निर्दलीय प्रत्याशी 25 नंबर का होता है ना, वो भी कहता है कि मैं चुनाव जीतूंगा। और इनके पास तो 5 साल का सत्ता है, सत्ता का हनक है, सत्ता की ताकत है। उनको लग रहा है कि भाई हम फिर से वापस इसी जगह में आने वाले हैं। जनता ने उनके पांव के तले से जमीन खिसका दी है, ये उनको भी मालूम है। इस बीच क्योंकि संथाल परगना का जिक्र करना अमर बाबू जी बहुत जरूरी है। इरफान अंसारी, हेमंता विश्व शर्मा को जब हम सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने इन्हें वोट किया तो इरफान और आलमगीर आएंगे। हमने इरफान से ये पूछा, उनका ये कहना था कि बीजेपी बांटने की राजनीति कर रही है, लेकिन ये झारखंड है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। बांटने की राजनीति तो कांग्रेस उसके डीएनए में है। 1947 में धर्म के नाम पे देश को बांट दिया। लाहौर, कराची, ढाका, माँ ढाका का वो प्रदेश हमारे साथ, हमारे इस जन्मभूमि, इस मातृभूमि का हिस्सा था। वो बांटा किसने? धर्म के नाम पर। देश का विभाजन होने का पूरा दुनिया में शायद पहला घटना होगा जितना बड़ा रक्त रंजित एक इतिहास है कि लाखों करोड़ों लोग मारे गए, अपने भूमि से वहां से निर्वासित हुए। तो बांटने की राजनीति तो उन्होंने डे फर्स्ट से चालू किया था। बांट करके उन्होंने देश बनाया, बांट करके देश को 65 सालों तक उन्होंने सत्ता की। आज जातियों में बांट करके अपने वोट बैंक के तुष्टिकरण की राजनीति के लिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों को मजबूत करने के लिए वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि भाई यहाँ के संसाधनों पर हक जो है हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी देंगे। और ऐसा सिर्फ इरफान अंसारी जी नहीं, ऐसा गुलाम अहमद मीर जैसे झारखंड के प्रभारी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी कह रहे। 450 का सिलेंडर, 450 का सिलेंडर है, वो क्या देंगे? उनके 500 देने का का समय, तो उनका बस देने का समय चला गया है। अभी जो भी बातें हैं ये सिर्फ 23 तारीख तक कहेंगे। अच्छा, ये 500 के सिलेंडर पे बात आई, जैसे जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कॉस्टिंग को लेकर काफी ज्यादा तोल भाव चल रहा है। जैसे अगर आपने पहले 1000 का चला, दीदी को कोई योजना आई तो 2100 का अनाउंसमेंट हुआ, बट अब उसके बाद 2500 कर दिया। अब आपने 500 का सिलेंडर 450 कर दिया, मतलब वहां दाम बढ़ा दिया, यहाँ दाम घटा दिया। ये क्या चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी कुछ चला नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी अपना कमिटमेंट दिखा रही है, जो हम सरकार में आएंगे तो हम ये करेंगे। अब देख करके जैसे होता है ना, कहीं आलू की दुकान लगी हुई है जी, तो एक आलू बेच रहा है 25 रुपए, बगल वाला बोल रहा है कि हम 20 रुपए में बेच रहे हैं जी, लेकिन जनता को मालूम है 25 रुपया मतलब ताजे और अच्छे आलू मिलेंगे, और वहां जाएंगे तो 20 रुपया में सड़ा आलू मिलेगा। तो इसको मालूम है कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प पत्र में कह रही है, मोदी जी की गारंटी के साथ कह रही है, और ये संकल्प हम सिद्ध करने के लिए काम करते हैं, इसकी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। और आप जो कहते हैं वो सिर्फ जगह झारखंड को ठगने के लिए करते हैं। 2019 के पहले आपके निश्चय पत्रों में जो 400 वायदे थे, उन वायदों का क्या हुआ? झारखंड की जनता ने नहीं देखा क्या? उन्हीं के झांसे में आकर उन्होंने सरकार बनी 2019 में। अब 5 लाख सरकारी नौकरियों का वायदा किया था, 5,000-7,000 बेरोजगारी का भत्ता दिया था, वादा किया था, 72,000 प्रत्येक परिवार को देंगे सालाना, 2,000 रुपया प्रत्येक गरीब को चूल्हा का खर्चा देंगे, सोने की सिक्का देंगे। ऐसे कई कमिटमेंट करके ही ना आपने जनता को बूढ़ों को बना करके सत्ता पाई थी। अब एक काठ की हांडी एक बार जल करके राख होगी 5 साल में। विधानसभा के अंदर जब हम लोगों ने घेरा उनको, तो विधानसभा छोड़ करके भाग गए, तो काठ की हांडी जो जल करके राख हो गई है, उसको कितना पानी में दोनों मियाँ बीवी मिला करके उसको फिर चढ़ाने की कोशिश करे। झारखंड की जनता ने उसको छोड़ दिया है। इसलिए आराम से रहिए, 5 साल बैठिए आराम से, और फिर जो खाया है तो मोदी जी ने कहा है ना खाएंगे ना तो खाने देंगे, आज यदि खाया है तो हलक में हाथ डाल करके भी निकाल देंगे। अभी तो 23 तारीख के बाद जनता का अच्छा दिन चालू होने वाला है, जनता के लिए चीजें। लेकिन आपके जो बयान है अमर बाबू जी,
मतलब आए दिन अगर हम देखें तो बहुत हार्ड लाइन पर आप हिट कर रहे हैं। मतलब आपके बयान अब सुर्खियां बन रहे हैं। आपने 2-3 महत्वपूर्ण बात कही हम ही लोगों के इंटरव्यूज में, और जब हमने विपक्ष के नेताओं से पूछे तो वो काफी ज्यादा उस पर उन्होंने रिएक्ट किया। पहला बयान आपका, झारखंड में सलाम वालेकुम नहीं चलेगा, चलेगा तो जय श्री राम। जेएमएम हो या कांग्रेस, उन्होंने इस पर रिएक्ट किया, दो टूक कहा। बीजेपी की ये एक रहेगा, एक है तो सेफ है, अब बटेंगे तो कटेंगे की जो स्कीम है वो नहीं चलेगा। यहाँ पर हम सब मिलजुल करके रह रहे हैं और ये बांटने की नीति जो है वो फेल हो गई है इस चुनाव में। वही सेकुलरिज्म का फोटो दिखा दिखा करके झारखंड को और पूरे देश को उन्होंने तबाह और बर्बाद कर दिया। वो जो देखे ना, हम सब भाई भाई वाला, और भाई भाई जब मौका आता है तो क्या कहता है, चंदन क्यारी में ही एक सोनू रजक था, युवा लड़का, उसको सोनू अंसारी ने चाकुओं से गोद करके मार के मारा दिया। लेकिन कोई भी पार्टी का, किसी दल का कोई व्यक्ति उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। कहाँ गया था भाईचारा? बाकी झारखंड की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, हम अपने चंदन क्यारी की बात कर रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना, अपने जो इनका एक ध्येय है, जो निश्चय है, इनको जहाँ एक लक्ष्य में जाना है, उस लक्ष्य में जाने के लिए सारे चोचले और प्रोपेगेंडे ये सब करते हैं कि भाई इसके माध्यम से हम चीजों को अपने कंट्रोल में रखें और आगे बढ़ने का काम करें। लेकिन अब ये झारखंड में नहीं चलने वाला है। और सलाम वालेकुम कह करके यदि आपको अपने वोट बैंक को एकत्रित करने में आनंद आता है और जय श्री राम कहने से यदि आपके मन के अंदर टीस लगती है, चुभती है, और ऐसा मैं कह नहीं रहा हूं, ऐसा खुद मुख्यमंत्री अभी और 2 दिन रहेंगे, ऐसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो बयान जय श्री राम का भारत माता की जय से उनके कानों में जो है कान दर्द दे दिया, ऐसा आपने सुना होगा उनका वक्तव्य। नहीं हुआ तो मैं वीडियो भेज दूंगा। तो जिनको अपने मूल देशज चीजों पे कुछ होने से जिनको तकलीफ होती है, और जो विदेशी आक्रमणकारी या आतताइयों का जो हमारे यहाँ, जिन्होंने हमारे इतिहास को पूरी तरह से खंडित विखंडित और खत्म करके जिन्होंने हमें गुलामी के इतने सारे जो है हमें अवदान देकर के रखा है, इतने सारे हमारे पास स्मृतियां हैं गुलामी के, उन गुलामी के जंजीरों से अब देश जब तोड़ करके आगे बढ़ना चाहता है, जब हुसैनाबाद का नाम बदलने का भी बात आता है तो इनको लगता है कि भाई हमें तकलीफ हो रही है। अरे ये देश बाबर का था क्या? ये देश औरंगजेब का था क्या? ये देश तो ना बाबर का था ना औरंगजेब का था। ये तो हमारे सप्तऋषियों, हमारे श्री राम, हमारे श्री कृष्ण, ऐसे कई एक विभूतियों का था। आप उनका आदर नहीं करके उन विदेशी आतताइयों का इसलिए आदर करते हैं क्योंकि वो आपको ऐसा वोट बैंक है जो लोकतंत्र में, चुनावी राजनीति में आपको सत्ता तक पहुंचाने का चाबी उपलब्ध कराता है। इसलिए आप अपने देशज चीजों का कोई आदर सम्मान नहीं करते। ना आपको सिद्धू कान्हू जी से प्रेम है, ना आपको बिरसा मुंडा जी से प्रेम है। आपको सिर्फ इनका नाम का इस्तेमाल इसलिए करना है क्योंकि आपने उस समाज में जन्म लिया है और अपने समाज के साथ तो उसके नाम को जोड़ लेने से आप अपने लोगों को आसानी से संवेदनशील बना लेते हैं और उनकी संवेदनाओं से खेल करके उनका मत और उनका समर्थन प्राप्त करते हैं। आपके बयानों के बाद आप देखिए कि डॉक्टर इरफान अंसारी भी हाथ उठा के जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। आज भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो बार बार कह रहे हैं जय श्री राम, हनुमान भी बता रहे हैं। देखिए, अगर यदि कोई सच्चा मुसलमान होगा भारत के अंदर तो निश्चित रूप से जानिए कि वो तो राम का ही नाम लेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो सारे लोग हमारे, आज यदि आप मलेशिया चली जाइए, कंबोडिया चली जाइए, तो वहां अभी भी 100% मुस्लिम कंट्री है, लेकिन उन्होंने अपने पूर्वजों को नहीं भूला है। अभी भी उनका रामायण का पाठ होता है, राम लीलाएं होती है। तो भाई अपने पूर्वजों का नाम लेने में किस प्रकार का परहेज? हम लोग तो यही कहते हैं कि भाई अपने पूर्वजों का नाम लीजिए, जो भी पूजन पद्धति है उसको करके कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस देश के अंदर, इस झारखंड के अंदर अपने देशी, अपने मूलवासी, अपने इनके लिए काम कीजिए। बांग्लादेशी लोग भी हमारे थे, लेकिन आप लोगों ने विभाजित करके उसको दूसरे देश का और हमें संप्रभु राज्य, देश, गणतंत्र भारत का पार्ट के बाहर कर दिया। अब वो हमारे नहीं है। अब वो हमारे लिए, हमारे इस देश के संप्रभुता के लिए अपने जीवन को नहीं आगे बढ़ाते हैं। वो तो इस देश के संसाधनों को सिर्फ खोखला करने के लिए, उनका देश तो अपना देश है, बांग्लादेश है। तो इसलिए उनके प्रति जो आप सहानुभूति रखते हैं गलत है। हम लोगों ने कभी नहीं कहा है कि भाई हम आपके खिलाफ हैं। हमने बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए कहा है, और आप ऐसे उसको अपने ऊपर ले लेते हैं कि आप ही बांग्लादेशी घुसपैठ है। तो जिसके मन में
जो भाव होता है उसे ही दिखता है, चोर की दाढ़ी में तिनका, उसे ही आप बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं है, लेकिन इतना जरूर है, दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, आप बांग्लादेशी घुसपैठियों के सबसे बड़े समर्थक और उनके सबसे बड़े संरक्षक है। और आप ही लोगों के कारण आज इस पूरे झारखंड प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने यहाँ के संसाधनों को दीमक की तरह चाट के खत्म किया। हफीजुल हसन कह रहे, मंत्री है झारखंड सरकार में, बोल रहे हमारे इलाके में तो देसी मुर्गी नहीं मिल रही है, बांग्लादेशी कहाँ से मिलेगा? ओ ऐसा है, अभी ईडी का कार्रवाई हुआ है और 4 बांग्लादेशी अभी पकड़े गए हैं, है ना। अभी धीरे धीरे अभी सरकार आने दी है, उसके बाद एनआरसी और बाकी चीजें जब यूसीसी भी लागू होगी तो उस यूसीसी में हमारे आदिवासी भाई नहीं रहेंगे, उसमें उनको बाहर रखा जाएगा। आप लेकिन उनको देसी मुर्गी भेज दी। उनको तो उनका सब निकलेगा, सब है ना, सब कुछ वो तो देसी मुर्गी की बात कर रहे थे। इरफान अंसारी भी कुछ समय पहले गांव घूम रहे थे उधर ही संथाल परगना में, और एक वीडियो उनका काफी ज्यादा वायरल हो रहा था। वो बोल रहे थे कि मैं यहाँ बांग्लादेशी की खोज में आया, यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिए तो मुझे नहीं मिले, लेकिन मोदी जी का मुझे उज्ज्वला योजना के तहत चूल्हा जरूर दिख गया जिसपे महिलाएं खाना बना रही। वो बकायदा बैठकर वहां पर चूल्हे पे खाना बनाते हुए नजर आए और धन्यवाद कर रहे थे कि मोदी जी आपका उज्ज्वला योजना घर घर तक पहुंच गया। तो उन्होंने एक ही साथ 2 वार कर दिए। ये तो उनको तो कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहिए था, कम से कम मोदी जी ने गैस तो पहुंचा दिया, लेकिन आपने तो चूल्हा को चूल्हा ही रखने दिया। और मैं ये समझता हूँ जिन विधानसभा में संथाल परगना विशेष करके जहां उन्होंने वहां की जनता ने 7-7 बार 8-8 बार जिनको विधायक बना के रखा है, वो अपनी अकाउंटेबिलिटी कुछ भी नहीं लेते। आज इरफान अंसारी जी ने उज्ज्वला गैस योजना हो चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना अपने क्षेत्र में लागू नहीं होने दिया, अपने आदिवासी माताओं बहनों को नहीं लागू होने दिया, क्योंकि उन्होंने ये जान कर रखा है, जैसे पश्चिम बंगाल में ममता दीदी जानती है कि अगर यदि प्रधानमंत्री आवास या इस तरह की योजनाओं का सीधा प्रधानमंत्री अन्न योजना या प्रधानमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का लाभ यदि वहां के ग्रामीणों को मिलने लगे तो ये सारे मोदी भक्त हो जाएंगे, ये सारे लोग समझ जाएंगे जब, तो इनको गरीबी रहने दो, और गरीबी दिखा करके और गरीबी से निकालेंगे ऐसा बतला करके। देखिए जब तक आशा है ना, जब आशा है तब तक आदमी जिंदा है, वो आशा ही दे करके रखना चाहते हैं, वो काम नहीं करना चाहते। आज मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल के अंदर, 11वां साल हम लोग घुस गए, 10 साल के अंदर भारत का कायाकल्प हुआ है। आज भारत का डंका पूरे विश्व के अंदर बजा है। आज भारत के विचार पूरे विश्व को नेतृत्व देने वाला विचार है, लेकिन इन जयचंदों को, इन राज्य द्रोहियों को, इन राष्ट्र विरोधियों को ये कभी नहीं सुहाएगा, क्योंकि ये तो पूरी तरह से कठपुतली है जॉर्ज सोरस और कई एक विदेशी ताकतों का, जो झारखंड और देश को पुनः गुलामी की जंजीरों में ढकेलना चाहते हैं। लेकिन वो काफी हर्ट हुए आप लोगों के एक बयान से, क्योंकि जब हम उनका इंटरव्यू कर रहे थे जामताड़ा में, जो आप लोगों ने कह दिया कि सरकार आते ही उनके घर पे बुलडोजर चला देंगे, ममता जी ने कह दिया जेल भिजवा देंगे। उनका हट होना उनके अंदर दिल है क्या, संवेदना है क्या? अगर संवेदना रहता तो सीता सोरेन जी के ऊपर इतना अमर्यादित टिप्पणी एक आदिवासी महिला के ऊपर, एक कौन सा चेहरा तुम लगा के घूम रहे हो कि तुमको लगता है कि झारखंड की जनता नहीं समझ पा रही, ये आदिवासी या मूलवासी नहीं समझ पा रही? तो कह रहे ऑलराउंडर है, वो ऑलराउंडर है, अच्छी बात है, ऑलराउंडर है तो ऑलराउंडर करिए, लेकिन झारखंड की जनता भी आपके ऑलराउंडर का जो है छक्का छुड़ाने के लिए तैयार है। फिर से वो कह रहे सीता सोरेन जी के बारे में कि तो वो तो मेहमान है जामताड़ा में, होटल में रह रही है, 23 को चेकआउट करके होटल से वो चली जाएंगी, यहाँ तो रहने वाली नहीं है, जो हम है वही है। वो जिस पे बयान कर रही है वो झारखंड की है, जिनका नाम लेकर वो वोट मांगते हैं, दिसम गुरु शिबू सोरेन जी की पुत्र वधू है, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की धर्मपत्नी है, और हेमंत सोरेन जी उनकी भाभी है, कल्पना सोरेन जी की जेठानी है। आप समझ सकते हैं कि एक आदिवासी के प्रति इनका क्या मनोभाव है। इसी ने सदन के अंदर ऑन रिकॉर्ड आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को एक वाक्य कह करके अपमानित करने का काम किया था। तो ये आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों को हमेशा ये सोचते हैं कि भाई ये इनके पांव के धूल है, वो कभी भी उनको किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं देना चाहते, और सिर्फ उनको ठगने के लिए उनके साथ 2 बातें करके, फोटो खिंचा करके और भारतीय जनता पार्टी का भय दिखाकर, मैं खुल के कहता हूं, जेएमएम कांग्रेस आरजेडी का सिर्फ और सिर्फ सत्ता इस बात पर आधारित है कि वो भारतीय जनता पार्टी का भय दिखा करके बाकी जितने भी वंचित समाज है उनको जो है अपने जाल में फंसा के रखे, उस जाल के बाहर नहीं भेजना चाहते। और यही कारण है कि आज चाहे आदिवासी हो, मूलवासी हो या फिर अन्य वर्ग हो,
इनको वो आसानी से जात के नाम पर, जाति के कैटेगरीज के नाम पर बांट करके सत्ता में रहना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन वो तो इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी अक्सर ये जातिवाद का मुद्दा उठाती है, जाति के नाम पर राजनीति कर रही है। हम लोग कब जात का नाम लिए? हम लोगों ने तो सभी लोगों को एक साथ लेकर के आगे बढ़ने का, जब हम कहते हैं हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो इसमें सबका नाम होता है। धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जब अनुभव आपका ये होता है कि भाई हम सबका साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है इस देश को पुनः गुलाम बनाने के षड्यंत्र में लग करके आगे बढ़ना चाहते हैं। बाबू जी, मैं आपकी बात को इसलिए बीच में काट रहा हूँ क्योंकि गंगा नारायण जी के साथ जब हम लोग इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने ये कहा लाइव, मैं उनके वाक्य को कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा मुझे एक समाज विशेष का वोट ही नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है ये लोग मोदी जी की योजनाओं का लाभ तो लेते हैं लेकिन मोदी जी को वोट नहीं करते, बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, इसलिए मधुपुर में हमें इनका वोट ही नहीं चाहिए। तब उनके इस बयान को आधार बताकर मैं ये पूछ रहा हूँ, तब आप लोग जब ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो ये कैसे होगा? मैंने जब हम मांगते हैं तो देते हैं क्या लोग? अब प्रश्न तो ये है कि हम जाएं, हम मांगे और वो दें। जब देंगे ही नहीं भैया तो उसको घुमा के कह दिया कि ठीक है, जब देंगे ही नहीं तो काहे के लिए, हमको चाहिए ही नहीं। मतलब सच बोल, हर सच ईमानदारी से भैया, आप कान घुमा के क्यों कहते हैं? सीधा सीधा आप सीधा आप किसी को मारते जाए और आप बोले भाई हाँ दूसरा तो गाल भी ला के रख देते रहो। अब वो जमाना चला गया है। हमको लगता है भाई अब हिसाब बराबर का होना चाहिए, व्यवहार भी बराबर का होना चाहिए, गिव एंड टेक वाला दुनिया हो गया है। आप आराम से भारत का नागरिक है, आपको सब सुविधाएं मिलेगी, इसको कोई नहीं ले आ सकते हैं। लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग भी ये समझते हैं कि अगर यदि इतना सारे कार्य करने के बाद भी अगर आपके मन में भारत के प्रति या इस राज्य के प्रति थोड़ा भी प्रेम भाव जागृत नहीं हो पाता है, तो हम मन को बदलने के लिए और भी प्रयास करेंगे। लेकिन अगर प्रयास नहीं सफल होगा तो हम बाकी लोगों का मन बदलेंगे। और इसीलिए हम लोग कहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेब। आखिरी 2 सवाल, अब 23 की बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि 23 को बीजेपी की सरकार आई है, मेरा सीधा सवाल आपसे, कौन होगा मुख्यमंत्री? जिसको भारतीय जनता पार्टी विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व जो इसको चुनेगा। यानी कि ये 23 के बाद ही फाइनल होगा। 100% तो ही हमारी स्थापित कार्य पद्धति है। हमारे झारखंड के अंदर या देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में जो परिपाटी है उसे दूसरे पार्टियों के साथ आप नहीं देख सकते। दूसरे पार्टियों में तो आप उस घर में जन्म ले लिए हैं तो आप स्वाभाविक रूप से युवराज हो गए हैं। मतलब कोई भी बन सकता है। सवाल किया गया था कि अभी तक अपोनेंट ने अपने सीएम का चेहरा नहीं ये किया है, तो वो कह रहे हैं उनके पास है ही नहीं, तो वो दिखाएंगे क्या? नहीं, उनके पास तो एक ही है, दूसरा कौन है? जी, परिवार छोड़कर उनके पास है कौन? एक तो थे चंपा सोरेन जी, अच्छा कर रहे थे, उनको तो हटा दिया जी। उनके पास से बोलने का क्या है? उनके पास तो वही है जो उनके घर में जो पैदा ले लिया, वही उनका मुख्यमंत्री का। माने लोकतंत्र के अंदर राजतंत्र को कैसे स्थापित किया जाए, ये इसको कांग्रेस ने बड़ी चालाकी के साथ संविधान लागू होने के बाद इसको लगातार किया। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कहा था देश के संविधान को लागू होने के बाद कि इस देश में अब राजा के घर में राजा पैदा नहीं होगा, राजा के घर में रानी के कोख से राजा पैदा नहीं होगा। 5 साल में जनता जनार्दन जिसको मतदान करके चुनेगी वही नेतृत्व करेगा। लेकिन व्यवहारिक रूप पक्ष में क्या हुआ? व्यवहारिक पक्ष में हुआ कि नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने, उसके बाद इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बने, लाल बहादुर शास्त्री जी उस समय, उसके बाद फिर राजीव गांधी जी, उसके बाद अभी लगातार लोग प्रयास में हैं कि भाई हमारा डमी नहीं है, हमारा युवराज भी बढ़ गया है। मनमोहन सिंह जी जिस समय प्रधानमंत्री थे उस समय युवराज भी को भी बनाया जा सकता था, लेकिन तभी युवराज जी तभी अप्रेंटिसशिप कर रहे थे, 25-30 साल तक, तभी 55-60 साल में भी वो भी चल रहे, तो उन्होंने उनको त्याग दिया। तभी उनका जो काम है वो इसी तरह से है, इसलिए वो उनका राजतंत्र में यही होने वाला है। ये तो भारतीय जनता पार्टी से आप सवाल पूछ सकते हैं कि भाई आज चंदन क्यारी जैसे विधानसभा क्षेत्र का एक दलित का बेटा, क्या कहीं आपने जो सवाल किया उसको कर सकता है क्या? ये दलित हो, आदिवासी हो, ये सारे प्रश्न आप भारतीय जनता पार्टी से ही पूछ सकते हैं। मैं इसी मुद्दे पर आ रहा था, आपने मेरे मन की बात नहीं, आपने पहले प्रश्न पूछा इसलिए मैंने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी से पूछ सकते हैं, ना आप आरजेडी से पूछ सकते हैं, ना कांग्रेस से पूछ सकते हैं, ना जेएमएम से पूछ सकते हैं, ना तृणमूल से पूछ सकते हैं, ना शिवसेना से पूछ सकते हैं, ना एमजेपी से पूछ सकते हैं, ना एआईडीएमके से पूछ सकते हैं, ना डीएमके से पूछते हैं। भारत देश के सभी पार्टियों को निकाल करके देख लीजिए,
सभी सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां हैं जिनका एकमात्र एक सूत्र काम है कि अपने समाज को किसी भी कारण से, किसी भी बहाना से, किसी भी चतुराई से अपने साथ जोड़े रखो और समाज के नाम पर अपना परिवार और अपनी पार्टी का विकास करो। चलिए चलते चलते ये बता दीजिए 23 के बाद यानी परिणाम आने के बाद अमर कुमार बावरी को हम किस भूमिका में देखेंगे? जो अपने केंद्रीय नेतृत्व और झारखंड के संगठन जो भूमिका देगी वही भूमिका निर्वहन हम लोग करेंगे। चलिए, अमर कुमार बावरी को आप लाइव सुन रहे थे, प्रखर वक्ता, नेता प्रतिपक्ष और अपने बयानों को लेकर आजकल सुर्खियों में रहने वाले अमर कुमार बावरी दो टूक कह रहे हैं अब की बार बीजेपी की सरकार क्या होगा 23 को पता चलेगा। आप कॉन्फिडेंट हैं? 23 को कमल खुलेगा, नया सवेरा होगा झारखंड के अंदर माटी बेटी रोटी की रक्षा के लिए। इसको लिखवा लीजिए कल ले, अभी दावे कर रहे हैं ना जीत के, पक्का आप अभी देख लीजिएगा। सब लोगों से लिखवा के रख खोलने के लीजिए। साथ इसको खोलेंगे क्या? नहीं, ये तो मैंने लिख के दिया, हाँ। उनसे गारंटी ले लीजिए। उनसे जो आज गारंटी जो जीत का दावा कर रहे हैं ना, हाँ। वो जो जीत का दावा कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हमारा ये योजना के कारण जो है हम जीतेंगे, उनसे लिखवा लीजिए कि 23 तारीख को 11 बजे के बाद आप ईवीएम का रोना चुनाव आयोग पे ठिकरा नहीं फोड़ेंगे। एक गारंटी के साथ लिखवा लीजिए। दो बात एक साथ नहीं हो सकती, चित भी मेरा पट भी मेरा नहीं हो सकता है। या अभी से बोलिए कि हमारा संशंका है ईवीएम हैक हो जाएगा, हमारा संशंका है कि चुनाव आयोग गड़बड़ करेगा, अभी से बोलिए। और नहीं तो अचानक से उस दिन एक स्थापित मानदंड के तहत जो जॉर्ज सोरेस ने बोल दिया है कि जीतेगा तो पिट थपथपाओ अपना और हारोगे तो सीधे बोलो मोदी जी ने ईवीएम और चुनाव आयोग को हैक कर लिया। चलिए, क्योंकि एग्जिट पोल में मिक्स्ड रिएक्शंस है। एक पक्ष या फिर कह सकते हैं कुछ एग्जिट पोल बीजेपी के तरफ सरकार बनाती हुई दिख रही है, वहीं कुछ एग्जिट पोल महागठबंधन की सरकार बना रही है। क्या होगा 23 को पता चलेगा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने दो टूक कह दिया है, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं गारंटी के साथ, और गारंटी ये कि अब की बार बीजेपी की सरकार। क्या होगा 23 को पता चलेगा। अभी के इस लाइव सेशन में इतना ही। मुझे, मंजूषा और नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।